दोस्तों आप सभी को नमस्कार। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ चुके हैं। अब हम अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र का मतलब जो भारत का नदी तंत्र है। भारत के नदी तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक तो नदियों की उद्गम के आधार पर, जिसमें हिमालयी और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। दूसरी तरफ सागरीय अभिविन्यास के आधार पर, यानी जो नदियाँ सागर में जाकर गिरती हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी एक तरफ है, दूसरी तरफ है अरब सागर। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो अंतःस्थलीय होती हैं, यानी अंतःस्थल से निकलती हैं और फिर वहीं उनका जो है अन्य नदियों में समागम हो जाता है, या आप कच्छ की रन में देखते हैं लूनी नदी का वहाँ पर समापन हो जाता है। तो वैसी नदियाँ अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र में आएंगी, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लेंगे। नदी तंत्र के संबंध में कुछ पहले हम लोग बेसिक कंसेप्चुअल हैं उनको, कॉन्सेप्ट जो हैं उनको क्लियर करेंगे, ताकि जो कंसेप्चुअल प्रश्न आते हैं वो भी आपकी गलत ना हो। उसके बाद हम लोग सिंधु नदी तंत्र को आज पढ़ेंगे। दिन अगली क्लास में हम सिंधु नदी के बाद ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र, ऐसे करके हम 2 या 3 क्लासेज में इस पूरी अपवाह तंत्र को पढ़ लेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम संकल्प बैच चला रहे हैं, जिसमें 17वीं बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड आपको प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। जिस बच्चे को इस संकल्प बैच से जुड़ना है वो यहाँ दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकता है, 6306473800। और इस बैच की फ़ीस केवल 499 है। तो आइए हम लोग अपवाह तंत्र को अब शुरू करते हैं। अपवाह तंत्र क्या है इसको जान लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम। तो अपवाह तंत्र से पहले आपको अपवाह जानना जरूरी है। किसी निश्चित मार्ग में जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं, यानी एक निश्चित मार्ग में अगर जल बह रहा है, और ये जो जल बह रहा है यही बेसिकली अपवाह होता है। और जब नदियाँ होती हैं और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर जो है अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ये पिक्चर आप देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये नदी है, नदी जो है एक निश्चित मार्ग में बह रही है, तो ये नदी का अपवाह है। और इस मुख्य नदी में जब कई अन्य सहायक नदियाँ आकर मिल जाती हैं तो ये पूरा एक अपवाह तंत्र बनाती हैं। एक विशिष्ट क्षेत्र में नदी अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र या अपवाह द्रोणी या नदी बेसिन कहा जाता है। आप नदी बेसिन पढ़ते हैं, तो नदी बेसिन क्या होता है, इस पूरे अपवाह तंत्र का क्या होता है, क्षेत्र होता है। यानी एक मुख्य नदी और मुख्य नदी में जो अन्य सहायक नदियाँ जहाँ से भी ये जल बहाकर ला रही हैं, उस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र, नदी बेसिन या अपवाह द्रोणी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें जल विभाजक का, और आपसे भारत के महान जल विभाजक के बारे में पूछा जाता है। तो महान जल विभाजक को जानने से पहले जल विभाजक जान लीजिए होता क्या है। वह उच्च भूमि जो 2 अपवाह बेसिन के मध्य स्थित हो तथा उन्हें अलग करे, उसे जल विभाजक कहते हैं। यानी 2 अपवाह बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र को अलग करने वाला जो भाग होता है उसे ही जल विभाजक कहते हैं। बेसिकली ये जल विभाजक कोई ऊंचा हिस्सा होता है, पर्वत हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, पठार हो सकता है। ये पर्वत, पहाड़ और पठार क्या करता है, 2 जल विभाजक को क्या करता है, अलग करता है। तो ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा क्या होगा, जल विभाजक। अब महान जल विभाजक भारत का आप देख लीजिए, ये तिब्बत से यहाँ से स्टार्ट होता है और ये कन्याकुमारी तक आप देखते हैं। भारत का महान जल विभाजक तिब्बत से आरंभ होकर अम्बाला होते हुए, अम्बाला पंजाब में है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा। और इसी जल विभाजक के कारण क्या होता है, ये जो पंजाब की पंचनद नदियां हैं, जिसमें हम लोग झेलम, रावी, चिनाव, व्यास और सतलज ये सब पढ़ते हैं, ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है सिंधु नदी से मिलकर। और दूसरी तरफ यहीं से एक नदी इसके आगे से निकलती है, यमुना नदी। तो यमुना नदी बेसिकली जो पूरब की तरफ बहती है, उसका एक मेन कारण है अम्बाला का जल विभाजन क्षेत्र। अम्बाला का जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, जिसके कारण क्या है कि पंच नदियाँ पूर्व की तरफ बह जाती हैं, और ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा, इसके पूर्व की तरफ की जो नदियां हैं ये पूरब की तरफ इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो भारत का महान जल विभाजक तिब्बत में प्रारंभ होकर अम्बाला होते हुए अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के रूप में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर अपवाह तंत्र को क्या करता है, पृथक करता है। तो भारत का महान जल विभाजक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को क्या करता है, सेपरेट करता है। ये है आपका महान जल विभाजक। आप पिक्चर में यहाँ देख पा रहे होंगे, तिब्बत से स्टार्ट हो रहा है, अम्बाला होते हुए अरावली पर्वत श्रेणी है, उसके बाद ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके नीचे सतपुड़ा, और ये पूरा पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों के संबंध में जब आप पढ़ते हैं तो ये पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये इधर दक्षिण पश्चिम से मानसून जो जाता है, तो ये ऊंची उठी हुई पहाड़ियाँ जो है इस मानसून को रोककर पश्चिम की तरफ ही बारिश करती हैं। इसीलिए पश्चिम घाट का जो पूर्व की तरफ का जो हिस्सा है, इसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो ये है भारत का महान जल विभाजक। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछे तो आपका अब गलत नहीं होना चाहिए। महान जल विभाजक में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों का हिस्सा भारत में देखते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपवाह तंत्र को देखते हैं। इसे हम 2 भागों में सेपरेट करेंगे, एक सागरीय अभिविन्यास के आधार पर, दूसरा नदियों के उद्गम के आधार पर, या इसी को हम भौगोलिक प्रकृति के आधार पर कह सकते हैं।
तो भौगोलिक प्रकृति के आधार पर एक हिमालय का रीजन हो जाता है, दूसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ से निकलने वाली नदियों को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, हिमालय तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय तंत्र को अलग अलग पढ़ लेंगे। इसका जो तीसरा हिस्सा होता है अंतःस्थलीय प्रवाह तंत्र। वहीं अगर सागरीय अभिविन्यास के आधार पर देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का जो अपवाह तंत्र है, कुल अपवाह तंत्र का लगभग 77% क्षेत्र है, यानी मेनली जो नदी तंत्र है भारत को बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है। अगला है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ये लगभग पूरे अपवाह तंत्र का 18% क्षेत्र देख सकते हैं। और अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र वैसी नदियाँ जो स्थल मार्ग से उद्गम होता है और स्थल मार्ग में ही क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, ऐसी नदियाँ लगभग 5% के आसपास भारत में देखेंगे। अब हम अपवाह तंत्र को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंट देख लेते हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, क्योंकि इन दोनों के अपवाह तंत्र में काफ़ी अंतर है और यहाँ से आपसे कंसेप्चुअल प्रश्न पूछा जाता है और कभी कभी मेंस एग्जाम में भी लिखने के लिए आ जाता है। तो हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में बेसिक अंतर देखते हैं। सबसे पहला अंतर क्या हो जाएगा, हिमालयी अपवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं वर्षा और जो ग्लेशियर होते हैं दोनों से जल प्राप्त करती हैं। आप जानते हैं हिमालय में कई सारे ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियरों से इन नदियों को पानी जो है लगातार मिलता रहता है, पूरे वर्ष मिलता रहता है, जिसके कारण हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियों को सदावहिनी नदियाँ भी कहते हैं, क्योंकि ये नदियाँ हमेशा ही जल से भरी हुई होती है, हमेशा ही नदियों में आपको जल मिलेगा। वहीं जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियाँ होती हैं इनको केवल वर्षा से जल प्राप्त होता है। कारण क्या है कि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ कोई ग्लेशियर तो है नहीं, तो जो इन नदियों में पानी होता है वो वर्षा से ही प्राप्त होता है। नदियाँ लंबी होती है हिमालय अपवाह तंत्र की, वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियाँ आपको छोटी और मौसमी कहेंगे, राइट। मौसमी किस लिए कहते हैं, क्योंकि इन नदियों को जो पानी मिलता है वो केवल वर्षा के जल से ही मिलता है। नदियाँ छोटी होती हैं, अगर आप मैप बनाएंगे तो देखेंगे प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं इस पश्चिमी घाट से निकलती हैं और छोटा सा रास्ता तय करके इस पूर्वी घाट में जाती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और इधर अरब सागर में बहुत ही छोटा मार्ग तय करके गिर जाती है। और हिमालयी नदियाँ होती हैं लंबा मार्ग तय करती हैं, हिमालय से निकलती हैं और फिर उत्तर भारत के विशाल मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो नदियाँ हिमालयी अपवाह तंत्र की लंबी होती हैं, इनको वर्षा और हिमनद दोनों से ही जल प्राप्त होता है और ये नदियाँ सदावहिनी है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ को केवल वर्षा से जल प्राप्त होता है, इसलिए नदियों को मौसमी नदियाँ कहते हैं और इनकी लंबाई छोटी होती है। हिमालयी नदियाँ नवीन वलित पर्वत से प्रवाहित या उद्गमित होती हैं, जिसके कारण नदियाँ जो हैं युवावस्था में है। जब हमने आपको भारत का भौतिक विभाजन पढ़ाया था तो उसमें हमने देखा था कि जो ये हिमालय है ये नवीन वलित पर्वत है, अभी लेटेस्ट में ही इसका निर्माण हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो पठारी क्षेत्र है वो भारत का सबसे ओल्डेस्ट एरिया है, मतलब भारत का जब निर्माण हो रहा होगा तो उसमें सबसे पहले जो बना था वो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र बना था। तो पठारी क्षेत्र से बहने के कारण, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से बहने के कारण नदियाँ कैसी हैं, वृद्धावस्था में हैं। तो पठार जब पुराने हैं तो वहाँ की नदियाँ भी पुरानी होंगी, वही पर्वत नए हैं तो यहाँ से उद्गमित होने वाली नदियाँ भी कैसी हैं, युवावस्था में हैं। ये वी आकार की घाटी बनाती हैं, गार्ज बनाती हैं, कैनियन का निर्माण करती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नदियां हैं ये युवावस्था में है, इनके पास काफ़ी मात्रा में जल होता है, इसलिए इनकी अपर्दन करने की क्षमता अधिक होती है, इनमें ऊर्जा अधिक होती है। तो जब नदियां हिमालय से आती हैं और नीचे गिरती हैं तो ये नीचे के हिस्से को ये काट देती हैं। आप देख रहे हैं ये वी आकार की घाटी यहाँ पर बना देती हैं, काफ़ी गहरी घाटी बना देती हैं और इस वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप ही कैनियन कहलाता है। यानी अगर छोटी सक्रिय है वी आकार घाटी तो इसको हम लोग वी आकार घाटी कह देंगे, और ये वही वी आकार घाटी ये थोड़ा सा बड़ी हो जाती है तो इसको हम लोग कैनियन कह देते हैं, गार्ज का निर्माण करती हैं। वहीं अगर आप प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ देखेंगे तो ये चौड़ी घाटियाँ बनाती हैं, क्योंकि ये वृद्धावस्था में है, इनकी अपर्दन करने की क्षमता कम है, इनमें जो ऊर्जा है वो भी कम हो गई है। भाई बुढ़ापे में क्या होता है, एनर्जी कम हो जाती है, जब आप जवान होते हैं तो एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये नदियाँ कैसी हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ ये बूढ़ी हो चुकी हैं, वृद्धावस्था में हैं, तो इनकी अपर्दन करने की क्षमता क्या है, कम है, इसलिए गहरी वी आकार की घाटी नहीं बना पाती हैं, ये चौड़ी घाटियाँ बनाती हैं। इस तरीके की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये चौड़ी घाटियाँ बनाती हैं। नदियों में अपर्दन करने की क्षमता अधिक होती है, जैसे हमने बताया, क्योंकि ये नदियाँ युवावस्था में है। नदियों में अपर्दन करने की क्षमता क्या होती है, यहाँ पर कम होती है, क्योंकि ये नदियाँ वृद्धावस्था में हैं। नदियों में अधिक अवसाद के कारण वृहद जलोढ़ मैदान जैसे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। जब नदियों में अपर्दन करने की क्षमता ज़्यादा होगी तो अधिक चट्टानों को काटेंगी, जिसके कारण क्या होगा, इन नदियों में आपको अवसाद ज़्यादा मिलता है। जब ज़्यादा अवसाद होगा तो बड़े विशाल मैदान का निर्माण हो पाएगा, और यही कारण है कि हिमालय की जो नदियाँ हैं उत्तर भारत में एक बहुत वृहद विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वृद्धावस्था में है। दूसरा कारण क्या है कि प्रायद्वीपीय नदियों का जो तल है उसका तल जो है वो कठोर है, वो चट्टानों से बना हुआ है, जिसके कारण इन नदियों में अवसाद बहुत कम है। अवसाद कम होने के कारण जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हम देखते हैं सकरे मैदान बनाती हैं। अगर आप पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देखेंगे तो हिमालय के विशाल मैदान की तुलना में बहुत छोटे और ये सकरे मैदान हैं।
हिमालय की जो नदियाँ होती हैं विसर्पण करती हुई चलती हैं, गोखुर झील का निर्माण करती हैं। इसकी एक पिक्चर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये मान लीजिए हिमालय की नदियाँ हैं और ये ऐसे विसर्पण करते हुए चलती हैं, क्योंकि मैदान जब माफ़ कीजिए जब हिमालय की नदियाँ मैदानों में पहुँचती हैं तो उनकी गति थोड़ी सी धीरे हो जाती है, इसलिए नदियाँ जो है इस तरीके से अब विसर्पण करते हुए चलती हैं। विसर्पण के दौरान ही कुछ जल जो है इस विसर्पण से छूट जाता है, जिसके कारण आप देख रहे हैं गोखुर निमा यहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है। तो हिमालय की नदियाँ विसर्पण आप देखेंगे और गोखुर झील का आप यहाँ देखेंगे निर्माण होता हुआ। वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये केवल डेल्टा क्षेत्र में विसर्पण करते हुए आपको दिखेंगी, बाकी कठोर चट्टानी इनका तल है, छोटा लंबा मार्ग है और इसलिए ये नदियाँ जो हैं आपको विसर्पण करते हुए नहीं दिखेंगी। केवल डेल्टाई क्षेत्र में जब ये पूर्वी तट के मैदान में पहुंचती हैं, पश्चिम घाट से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं, तब वहाँ पर आप देखेंगे कुछ छोटे मार्ग में आपको विसर्पण करती हुई नदियाँ मिल जाएंगी। लेकिन हिमालय की जो नदियाँ हैं ये विसर्पण करती हैं और ये गोखुर झील का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियों में एक अंतर और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर आपको अनुवर्ती नदियों के साथ साथ कई पूर्ववर्ती नदियाँ जैसे सिंधु, सतलज, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदियाँ पाई जाती हैं। अब ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदियाँ क्या होती हैं इसके बारे में जान लीजिए। पूर्ववर्ती नदियाँ अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में बिना मार्ग बदले हुए प्रवाहित होती हैं, यानी ऐसी नदियाँ जो किसी पर्वत निर्माण खंड से पहले थी और अगर वहाँ पर कोई पर्वत बना तो उसके बाद भी उस भौतिक बाधा को ये काट देती हैं और अपने मार्ग पर ही बहती हैं, अपने मार्ग को चेंज नहीं करती हैं। जैसे सतलज नदी जो है वो हिमालय से पहले बन चुकी थी, सतलज सिंधु, और ये नदियाँ आप देखते हैं कि इस हिमालय पर्वत को काट कर अपने मार्ग पर बहती हैं जैसे पहले बहती थी। और जो अनुवर्ती नदियाँ होती हैं ये ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदियाँ होती हैं। मान लीजिए कोई नदी जो पहले पश्चिम की तरफ बह रही थी मगर बाद में वहाँ पर किसी पर्वत या पठार या पहाड़ी का निर्माण हो जाता है और ढाल इसका हो जाता है पूर्व की तरफ, तो अनुवर्ती नदियाँ क्या होती हैं फिर उस ढाल का अनुसरण करके पूर्व की तरफ बहने लगेंगी। तो अनुवर्ती नदियाँ और पूर्ववर्ती नदियों के बीच ये बेसिक डिफरेंट है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो अनुवर्ती नदियों की ही उदाहरण है, क्योंकि सभी नदियाँ आप देखते हैं वो ढाल के अनुरूप ही बहती हैं। आगे देखते हैं जो हिमालयी अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं इनमें जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक होती है। आप जानते हैं हिमालयी नदियां होती हैं इनमें जल भी अधिक है, युवा अवस्था में है तो इनकी एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा है। और दूसरी तरफ हिमालय फोल्ड होकर इस तरीके से बना हुआ है, तो कई ऐसी नदियां हैं जो इस भ्रंश में अपना जल इकट्ठा करती हैं, तो डैम बनाना भी यहाँ पर आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको जल भराव के लिए एक सेपरेट दोनों तरफ से क्या मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। तो जल विद्युत उत्पादन की क्षमता तो यहाँ अधिक है, परंतु इसका पूर्णतः दोहन करने में अभी देश असक्षम है। कारण क्या है, एक तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है जो पर्वत है ये नवीन वलत पर्वत है, ये लगातार कम ज़्यादा होता रहता है, तो यहाँ पर आपको भूस्खलन, ऐसी घटनाएँ, भूकंप, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ जो नदियाँ होती हैं वो आप देखते हैं तिब्बत के पठार से निकलती हैं और फिर दूसरे हिस्से में, जैसे सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है और तिब्बत के पठार से निकलती है, तो वहाँ देखते हैं चाइना ने ऑक्युपाइड कर रखा है। तो वैसी नदियों में जब कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो अन्य देशों के द्वारा विरोध किया जाता है या उनके साथ भी जल को साझा करना पड़ता है। जैसे सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। इस समझौते के अनुसार सिंधु और उसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं, तो इस पूरे सिंधु नदी तंत्र के संपूर्ण जल का केवल भारत 20% ही उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार सिंधु नदी का जो प्रक्रम है इसके जल का केवल हम 20% ही यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई वैसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाते हैं। तो कई ऐसे रीजन हैं जिसके कारण हिमालयी नदियों की जो जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक होने के कारण हम उसका पूरी तरीके से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, एक तो प्रायद्वीपीय पठार वो स्थिर भूभाग है जिसके कारण वहाँ पर भूकंप या इस तरीके की जो अन्य घटनाएं हो सकती हैं वो नहीं होती हैं। दूसरी तरफ ये हमारा पूरा इंडिविजुअल है, ये किसी देश के साथ यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो हैं साझा नहीं कर सकती हैं, तो इनका हम पूरी तरीके से दोहन करने में सक्षम है। इसलिए जल विद्युत उत्पादन क्षमता प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में कम होने के बावजूद हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों से ही अधिकतर जल विद्युत उत्पादन करते हैं। तो ये आपको बेसिक डिफरेंट याद होना चाहिए। अगला, नौकायान के लिए जो हिमालयी नदियाँ होती हैं उनका हम पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं। भारत का सबसे लंबा जल मार्ग देखते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र पर बना हुआ है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 देखते हैं जो असम में है, धुबरी से सदिया तक जो ब्रह्मपुत्र नदी में बना है। तो नदियाँ लंबी हैं, जल अधिक है, इसलिए हिमालयी नदियों में आप नौकायान के लिए ये पूर्ण रूप से उपयोगी नदियाँ हैं और इसी कारण लंबे लंबे यहाँ पर आपको राष्ट्रीय जलमार्ग देखने को मिलेंगे। वहीं जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है, यहाँ पर नौकायान के लिए कम उपयोगी होती हैं। क्यों कम उपयोगी होती हैं? एक तो नदियाँ चट्टानों में बहती हैं, ऊबड़ खाबड़ है, इसके लिए नौकायान यहाँ पर सुगमता से नहीं हो पाता है। जब नदियाँ पूर्वी घाट के मैदान में पहुँचती हैं तब आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर नौका
नौकायान हो सकता है। बाकी का जो अन्य हिस्सा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का, वहाँ पर नौकायान सुगमता से नहीं हो पाता है। तो ये बेसिक डिफरेंट था कुछ हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में। यहाँ से कंसेप्चुअल प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और मेंस एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सभी तथ्यों को याद रखना, इन सभी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र को। हिमालयी अपवाह तंत्र में आपको 3 नदी तंत्र पढ़ने होंगे, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। तो आज हम सिंधु अपवाह तंत्र को जो है पूरा पढ़ लेंगे। सिंधु अपवाह तंत्र में सिंधु नदी और उसमें जो अन्य सहायक नदियां हैं उसकी, जिनको हम पंचनद कहते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक चोमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इस मैप में आप देखेंगे सिंधु नदी जो है ये लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज के बीच से बहती है। हमने हिमालय जब पढ़ रहे थे आपको बताया था। और ये जो जास्कर माउंटेन रेंज है ये जब तिब्बत में एक्सटेंड होता है तो इसी को हम लोग कैलाश पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। तो इस कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है मानसरोवर झील और इसके निकट एक ग्लेशियर है चोमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो चोमा युंगडुंग ग्लेशियर कभी न दे के मानसरोवर झील दे देता है, तो दोनों ही जगह पर सही होगा। अगर झील के संबंध में पूछेगा तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो मानसरोवर झील रहेगा। अगर ग्लेशियर पूछता है कि किस ग्लेशियर से निकलता है तो आप क्या लगाएंगे? चोमा युंगडुंग ग्लेशियर। इस चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से नदी निकलती है और फिर ये लद्दाख होते हुए बाद में पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ऑक्युपाइड तिब्बत का जो क्षेत्र है चाइना के द्वारा, वहाँ से निकलती है, फिर भारत के लद्दाख यूनियन टेरेटरी में जाती है और देन पाकिस्तान की तरफ मुंह करके ये बाद में अरब सागर में लास्ट में गिर जाती है। तो इस तरीके से इसका आप अगर देखेंगे नदी मार्ग तो चाइना, फिर भारत और पाकिस्तान, इन 3 देशों में ये बहती है। हालांकि इसका जो अपवाह बेसिन है, जल ग्रहण जो क्षेत्र है, कुछ नदियाँ अफगानिस्तान से भी निकलकर इस सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। तो जल ग्रहण क्षेत्र के संबंध में पूछेगा तो तिब्बत और भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 4 देशों का जल ग्रहण क्षेत्र है। लेकिन नदी किन देशों से होकर बहती है? तो 3 देश हो जाएंगे, तिब्बत यानी चीन ऑक्युपाइड क्षेत्र, उसके बाद भारत और फिर पाकिस्तान। संगम इसका कहाँ होता है? तो ये अरब सागर में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी जो लंबाई हो वो 1114 किलोमीटर। तो ये चीज़ याद रखना, भारत में सिंधु नदी की लंबाई है 1114 किलोमीटर। ओवरऑल जो इसकी लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र जो इसका है वो 11.65 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में जो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो 3.21 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये चीज़ आप याद रखना, इसका जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, पाकिस्तान उधर अफगानिस्तान पूरा फैला हुआ है। तो टोटल जल ग्रहण क्षेत्र है 11.65 लाख किलोमीटर स्क्वायर। वहीं भारत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 3.21 लाख किलोमीटर स्क्वायर। राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ एक बात और देख लीजिए कि जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के कैलाश मानसरोवर झील के निकट चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और भारत में जहाँ से प्रवेश करती है वो स्थान है दमचोक। ये दमचोक लद्दाख रीजन में स्थित है। इस चीज़ को याद रखना कि सिंधु नदी भारत में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है और फिर आगे बहती हुई नंगा पर्वत के पास से ये यू टर्न लेती है और फिर पाकिस्तान की तरफ मुँह कर जाती है। तो यहाँ पर एक स्थान है चिल्हास या चिल्लर। चिल्हास या चिल्लर ये पाकिस्तान में है, जहाँ से सिंधु नदी यू टर्न लेती है और फिर आगे अरब सागर की तरफ मुड़ती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रखना। भारत में सिंधु नदी किस स्थान से प्रवेश करती है? तो दमचोक से। राइट, अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। अच्छा, सहायक नदियां हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो सिंधु नदी एक मुख्य नदी है, इसमें मिलने वाली दाएं तरफ से नदियां यानी राइट साइड से और लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं ये चीज़ देखेंगे। सिंधु नदी आप ये देख रहे हैं बह रही है ऊपर जाते हुए, तो इसका जो दायां साइड होगा वो किस तरफ का होगा? यानी इसका जो मुख है यहाँ पर लद्दाख रीजन में जो इसका मुख है ऊपर की तरफ है, तो इसका दायां क्षेत्र कौन सा होगा? ये वाला होगा जो अफगानिस्तान और चाइना की तरफ से जो नदियाँ हैं। और इसका जो बायाँ वाला साइड होगा वो कौन सा होगा? बायाँ साइड जो है ये जो सभी झेलम, रावी, सतलज, व्यास नदियाँ जो मिलती हैं ये बायाँ साइड से मिलेंगी, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? दायां। अगर आप इस नदी की तरफ मुख करेंगे और अपने आप को एज्यूम करेंगे कि आपको इस नदी की तरफ जाना है मुख करके, तो आपका जो दायां वाला हिस्सा होगा ये ऊपर वाला होगा और बायां वाला जो हिस्सा होगा ये अंदर का हिस्सा होगा। तो बाएं और दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों को हम देखते हैं। दाएं तरफ से जो इसमें सहायक नदी मिलती है इसमें है श्योक नदी, हुंजा नदी, गिलगित नदी, स्वात नदी, काबुल नदी और गोमल नदी। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं श्योक नदी, हुंजा नदी और ये गिलगित नदी। श्योक नदी ये लद्दाख रीजन से आती है, हुंजा नदी भी लद्दाख रीजन से इसका उद्गमित होता है, गिलगित नदी ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलती है और ये सभी सिंधु नदी में मिलती हैं। इधर अफगानिस्तान से 2 नदियाँ इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। एक स्वात नदी आती है। स्वात नदी हालांकि डायरेक्ट सिंधु नदी में नहीं गिरती है, दूसरी तरफ इसके नीचे से काबुल नदी आती है और ये काबुल नदी में जाकर जो है स्वात नदी मिलती है और ये फिर नदियाँ जो है सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो स्वात और काबुल नदी है अफगानिस्तान से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदियाँ, इस चीज़ को याद रखना। फिर आगे पाकिस्तान से एक नदी निकलती है गोमल नदी, जो इधर सिंधु में मिलती है। तो ऊपर की जितनी नदियां हैं ये सब सिंधु नदी में मिलने वाली दाएं ओर की सहायक नदियां हैं, श्योक, हुंजा, गिलगित, स्वात, काबुल और गोमल।
वहीं बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ देख लेते हैं। तो बाईं ओर से ये जो 5 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज, ये सब बाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अच्छा, इनका क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है कि क्रम लगाइए उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो आप सिंधु नदी सबसे ऊपर है, फिर इसमें जो मिलती है झेलम, फिर उसके नीचे है चिनाव नदी, फिर रावी नदी, फिर व्यास और अंत में सतलज नदी। ये 5 नदियाँ सिंधु में मिलती हैं, इसके कारण इनको हम पंच नद भी कहते हैं। मैप में आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से ये झेलम नदी निकलती है, फिर आगे मुख्य नदी सिंधु में मिलने से पहले चिनाब में मिलती है, फिर चिनाब नदी जो है मिठान कोट में जाकर जो है सिंधु से मिलती है। बाकी नदी आप देखते हैं इसी नदी में आके मिलती है। सतलज नदी एक है जो सबसे लंबी नदी है, जो सिंधु नदी में मिलती है। हम इन नदियों के बारे में इंडिविजुअल चर्चा यहाँ पर करेंगे, बस आप मैप में इनकी लोकेशन देख लीजिए। जो चिनाब नदी है झेलम के नीचे, ये चंद्र और भागा 2 नदियों की धाराओं से मिलकर बनी होती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये पाकिस्तान में नहीं आती है। पाकिस्तान में मिलने से पहले पंजाब में ही सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी ये कैलाश मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और सिपकिला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए ये फिर सिंधु नदी में आकर मिलती है। ये जो नदियां हैं, ये जो सिंधु नदी में मिलती हैं, वो जो स्थान है इसका भी नाम याद रखना है, मिठान कोट पाकिस्तान में है, जहां पर इन सभी नदियों का जल इस सिंधु नदी में आकर मिलता है। अब हम एक एक करके नदियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे झेलम नदी, झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है ये है वितस्ता। जब आप वैदिक पीरियड हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इन सभी नदियों की प्राचीन नाम देखते हैं तो ये आपसे पूछा जाता है। हालांकि ये आपसे हिस्ट्री में पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता नाम है। इसका उद्गम कहाँ से होता है झेलम नदी का? तो जम्मू कश्मीर से होता है, वेरीनाग झरने से। वेरीनाग झरने से झेलम नदी का उद्गम होता है और वेरीनाग झरने से निकलकर थोड़ी ही दूर पर ये वूलर झील का निर्माण करती है। तो कभी कभी आता है झेलम नदी का उद्गम होता है, वेरीनाग झरने न देकर आपको वूलर झील दे देता है, तो उस कंडीशन में वूलर झील क्या होगा? सही होगा। तो झेलम नदी वेरीनाग झरने या वूलर झील से निकलती है और ये जो वेरीनाग झरना वूलर झील है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो अगर माउंटेन रेंज के हिसाब से पूछ लिया जाए तो झेलम नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से। झेलम नदी के उद्गम का जो स्थान है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से है और इसी अनंतनाग जिले के पास ही आपको वेरीनाग झरना और वूलर झील मिलती है, जहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है। अगर माउंटेन रेंज के संदर्भ में पूछे तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। झेलम नदी के तट पर ही जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर स्थित है, याद रखना, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। झेलम नदी की जो सहायक नदी है वो है किशन गंगा, जिसको नीलम नदी के नाम से भी जानते हैं, और एक अन्य नदी है जिसका नाम है लिद्द नदी। तो झेलम की कौन सी सहायक नदियाँ हैं? किशन गंगा और लिद्द नदी। वूलर झील आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इस चीज़ को याद रखना, बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर ही स्थित है। तो झेलम नदी से संबंधित ये इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो आपके एग्जाम में आते हैं। कहाँ से इसका उद्गम होता है, किस माउंटेन रेंज में ये स्थित है, नदी के तट पर श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल स्थित है, ये याद रखना। सहायक नदी किशन गंगा लिद्द नदी है। वूलर झील जहाँ से झेलम नदी निकलती है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तुलबुल परियोजना इस नदी पर स्थित है। अब देखते हैं चिनाव नदी। चिनाव नदी का जो प्राचीन नाम है वो है अस्कनी। इसका उद्गम होता है बाड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलने वाली 2 नदियों की धाराओं से। ये दोनों धाराएं हैं चंद्र और भागा नदियों की। यहाँ आप मैप में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बाड़ा लाचा दर्रा और इसी दर्रे के पास से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक है आपकी ऊपर चंद्र और नीचे है आपकी भागा। ये दोनों चंद्र और भागा जब मिलती हैं, थोड़ी ही दूरी पर मिल जाती हैं हिमाचल प्रदेश में ही, तब इसका नाम पड़ जाता है चिनाव नदी। तो चिनाव नदी जो है चंद्र और भागा 2 नदियों की धाराओं से मिलकर बनती है और ये धाराएं कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रे के पास से। चिनाव नदी में जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनमें दुल्हस्ती सलाल बगलहार ये प्रमुख हैं। दुल्हस्ती सलाल बगलहार परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाव नदी पर। हम एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, जिनमें भारत की सभी बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है, उनकी क्या विशेषता है, उनको हम लोग अलग से सेपरेट पढ़ेंगे। यहाँ नदियों के साथ साथ में हम पढ़ ले रहे हैं ताकि चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होती जाए और बाद में जब हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर पूरा एक लेक्चर लेके आएंगे तो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें हम पढ़ ली हैं, अब हमारा रिवीजन हो रहा है, तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी, राइट। अब हम देखते हैं रावी नदी। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है परुष्णी या इसे इरावती नदी भी कहा जाता है। तो रावी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी नदी। रावी का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पहाड़ी से होता है। रोहतांग दर्रा भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास है कुल्लू पहाड़ी, जहाँ से रावी नदी का उद्गम होता है। रावी की सहायक नदी है सूइल नदी। कौन सी नदी है? सूइल नदी। एक बार पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रावी की सहायक नदी है सूइल नदी। रावी नदी पर एक चमेरा बांध है हिमाचल प्रदेश में और चंबा घाटी इसी हिमाचल प्रदेश में इस नदी क्षेत्र में स्थित है। तो चमेरा बांध भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। चमेरा बांध रावी नदी पर स्थित है और किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, राइट। अब आगे देखते हैं व्यास। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। तो
रावी नदी और व्यास नदी दोनों ही रोहतांग दर्रे के पास से निकलते हैं, ये चीज़ याद रखना। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है रोहतांग दर्रे के जो पास है, वहीं रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास जो कुल्लू पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। व्यास नदी पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। हमने बताया कि ये जो 5 नदियां हैं इनमें एक केवल व्यास ही नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, बीच में ही पंजाब में एक हरिके नामक स्थान है जहाँ पर ये सतलज में जाकर मिल जाती है। इस नदी पर पोंग बांध स्थित है, तो याद रखिएगा व्यास नदी पर कौन सा बांध स्थित है, पोंग बांध। चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर, तो चमेरा बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में, पोंग बांध व्यास नदी पर है, ये याद रखना, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम है सुदुत्री, उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राखस ताल से। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये हिमालय पार की नदी कहा जाती है। क्यों, क्योंकि ये तीनों हिमालयों को काटते हुए जो आती है, आप देख रहे हैं ये हिमालय पार, यानी ये ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में जो कैलाश मानसरोवर झील के निकट राकस ताल है वहाँ से इस सतलज नदी का उद्गम होता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, पीसीएस एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से कौन सी पार हिमालयी नदियाँ है, उसमें से 3 नदियाँ दी गई थी, झेलम, चिनाव और रावी और सतलज थी। तो सभी नदियाँ आप देख रहे हैं कि हिमालय से निकल रही हैं, मेन हिमालय से, वृहद हिमालय से, और सतलज नदी जो है हिमालय पार से यानी वृहद हिमालय पार करके ये ट्रांस हिमालय रीजन से निकल रही हैं। तो सतलज नदी कहाँ से निकल रही है, तो मानसरोवर झील के निकट राकसताल से सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जब हम दर्रा पढ़ा रहे थे तब भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि भारत में सिपकिला दर्रा से जो है सतलज नदी प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी भाखड़ा नागल परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये इसी नदी पर स्थित है। तो नाथपा झाकरी और भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध के बारे में जान लीजिए कि भाखड़ा बांध से हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर जलाशय का निर्माण होता है। तो भाखड़ा बांध से किस सागर जलाशय का निर्माण होता है, तो गोविंद सागर जलाशय का। गोविंद सागर जलाशय ये हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। एक है आपकी गोविंद सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो आपको उत्तर प्रदेश में मिलती है, तो आप कंफ्यूज ना होना, झील पूछे तो वो उत्तर प्रदेश में आएगी, अगर गोविंद सागर जलाशय पूछेगा तो ये हिमाचल प्रदेश में आएगा, जो भाखड़ा बांध से जो है बना हुआ है। हरिके जहाँ व्यास और सतलज नदियाँ मिलती हैं, इस स्थान से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और ये नहर राजस्थान तक आती है। काफ़ी बड़ी ये नहर है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना कि हरिके जहाँ पर सतलज और व्यास नदियाँ मिलती हैं, इस स्थान से एक इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और भाखड़ा बांध से हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। लुधियाना और फिरोजपुर जो पंजाब में स्थित हैं, ये इसी नदी के किनारे स्थित हैं। तो सतलज नदी के किनारे पंजाब का लुधियाना और फिरोजपुर शहर मिलेगा। इसकी जो सहायक नदी हैं सतलज नदी की, इसमें एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है स्पीति नदी। बाकी व्यास नदी भी आप इसकी सहायक नदियों में ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि व्यास नदी पहले सतलज में मिलती है, फिर सतलज जाके सिंधु में मिलती है। तो व्यास और स्पीति ये सतलज नदी की 2 सहायक नदियाँ हैं। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के सभी भागों को काटती है। पूर्ववर्ती नदियाँ हमने बताया था ऐसी नदियाँ जो पर्वत निर्माण के बाद भी उस पर्वतनुमा बाधा को काटकर अपने ही मार्ग पर बहती हैं। तो सतलज, सिंधु ये सभी पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। लेकिन पूर्ववर्ती नदियों में भी हिमालय की एक ऐसी नदी है जो हिमालय के सभी भागों को काटती है, इसलिए इसको हम हिमालय पार की नदी भी कहते हैं, ये याद रखना। हमने हिमालय तंत्र को पढ़ लिया है। एक यहाँ पर नोट फैक्ट दिया गया है, हम बार बार तिब्बत के पठार का जिक्र कर रहे थे, तो तिब्बत के पठार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए जो आपके एग्जाम में आता है। पहली चीज़ तो तिब्बत के पठार को हम चेंगतांग या क्वाघाई का पठार कहते हैं। तिब्बत के पठार के अन्य क्या नाम है, चेंगतांग पठार या क्वाघाई का पठार। समुद्र तल से तिब्बत के पठार की ऊंचाई है 4500 मीटर। यहाँ से प्रश्न आ चुका है, इसलिए हम इसके हाइट की चर्चा कर रहे हैं। तिब्बत के पठार की कितनी ऊंचाई है इसकी, 4500 मीटर। तिब्बत पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, ऐसी नदियाँ जो तिब्बत के पठार से निकलकर भारत में भी आती हैं, उनमें ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ये सभी नदियाँ देखते हैं। तिब्बत के पठार से निकलने वाली अन्य नदियाँ हैं यांगतीसी नदी, हुआंगहो जिसको पीत नदी कहते हैं, मेकांग नदी और साल्विन नदी। हालांकि ये जो नदियां हैं यांगतीसी और हुआंगहो जिसको पीत नदी भी कहते हैं, ये भारत में तो प्रवेश नहीं करती है, ये चीन देश में बहती है और पूर्वी चीन सागर में गिर जाती हैं। वहीं मेकांग और साल्विन नदी ये भी भारत में प्रवेश नहीं करती है। मेकांग, साल्विन नदी ये म्यांमार होते हुए बहती हैं और फिर दक्षिणी सागर में गिरती हैं। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में आप इनका प्रवाह देखते हैं। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इन सभी नदियों की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर उनका संगम होता है। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि तिब्बत के पठार से यांगतीसी, हुआंगहो जिसको पीत नदी कहते हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मेकांग और साल्विन नदियों का उद्गम होता है। तिब्बत के पठार को चेंगतांग या क्वाघाई का पठार भी कहते हैं। औसत ऊंचाई इसकी 4500 मीटर है। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। सिंधु नदी तंत्र
यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगला नदी तंत्र हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और दिया गया है एनसीईआरटी का, जो आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के तल का लगभग 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, लेकिन 97% जो जल है वो लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में निर्मित है। हमने ये क्यों बताया? क्योंकि जो हिमालयी नदियां हैं वहाँ पर ग्लेशियर हैं और उन्हीं से ये सभी हिमालयी नदियों को हमेशा जल प्राप्त होता रहता है। तो पृथ्वी के धरातल का लगभग आप जानते हैं 71% भाग कैसा है, जल से है। बाकी का जो परसेंटेज है वो स्थलखंड है। लेकिन इस 71% जो जल है इसमें भी 97% जल कैसा है, लवणीय है, यानी वो जल आपको सागरों में मिलेगा। केवल 3% ही ऐसा जल है जो स्वच्छ जल है, जो पीने लायक है। और इस 3% में जो 3/4 भाग है वो हिमानियों में है, यानी ग्लेशियरों में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी सबसे ज़्यादा स्वच्छ जल आपको हिमानी निर्मित मिलेगा, ग्लेशियर में मिलेगा। उसके बाद देखेंगे तो आपको भूमिगत जल मिलता है। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। भूमिगत जल मिलता है, फिर उसके बाद आपको कहाँ पर मिलेगा, नदियों और झीलों में। तो हिमानी यानी ग्लेशियरों में स्वच्छ जल का सबसे बड़ा भाग स्थित है। और उसके बाद हमारा जो भूमिगत जल होता है वो 97% पूरे जल का जो है वो लवणीय है, यानी सागरों में देखा जाता है। बाकी 3% ही ऐसा जल है जो स्वच्छ जल है, जो पीने लायक है। उसका भी 3/4 भाग कहाँ पर है, ग्लेशियर में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। हमने यहाँ पर हिमालय तंत्र से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। इसके साथ सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिल जाएगा, इसके बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। बस अच्छे से पढ़ते रहें, इनका रिवीजन करते रहें। बाकी जो बच्चे इस संकल्प बैच से जुड़ना चाहते हैं 7वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन के लिए, तो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। फीस इसकी केवल 499 है। मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।